और उस भाषण में एक बात उन्होंने कही कि मैं शायद उनसे पैदा नहीं हुआ, ये उन्होंने इशारा किया। इसका मतलब ये कि उनके मन में कहीं ना कहीं खटास थी कि सुप्रिया सुले को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्हें जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, ये बात उनके दिल को चुभ गई कि अगर मैं इनका बेटा होता या इनका रक्त होता तो शायद वो मैं ही उनकी पार्टी को आगे बढ़ाता। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने इन्होंने पिटीशन दी और कहा कि हमने तो कार्यकारिणी की बैठक की थी और उस बैठक को करके हमने शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया और अब अजीत पवार नेशनल है, यानी अजीत पवार बदले की भावना से काम कर रहे हैं कि चूंकि वो उनके चाचा थे, उनके पिताजी नहीं थे। तो ये जो कहा जा रहा है कि परिवार में सब ठीक ठाक है, अच्छा परिवार है, ये तो लगता नहीं ऐसा। नहीं, क्या है कि वही तो बातें है ना। अभी अभी जिस तरीके से आज इन्होंने भाषण में बोला है उसके कारण उनकी जो छवि है वो खराब हुई है अजीत भाई की। उन्होंने इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए शरद पवार कुछ भी हो जाए लेकिन उनका कद जो है आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे देश के अंदर एक कद्दावर नेता है, समझदार नेता है। आज भी अगर मोदी जी को कोई ललकार सकता है या सारे के सारे विपक्षियों को अगर एकत्रित ला सकता है वो शरद पवार जी ही है, इतनी बात पक्की है। और वो इसीलिए है कि ही इज अप्रोचेबल टू ईच एंड एवरी मैन। कभी भी आप उनको फोन करो वो फोन उठाते हैं, बात करते हैं, सब करते हैं। ये इनको समझता नहीं है। अजित पवार भी मिलते हैं लोग उनको, उसके बाद में ये नहीं है। लेकिन और बातें ऐसी है कि उनकी लायकी भी है अजीत पवार की, बनाना भी चाहिए था। वो जो गलती बाला साहब ठाकरे ने किया उद्धव ठाकरे को बना के और राज ठाकरे का नकार के, वही गलती पवार साहब ने अजीत पवार को नकार के या उनको सेकंड लाइन में डाल के ये किया है। ये बात बिल्कुल पक्की है। उसके अंदर अजीत पवार का जो रिएक्शन है उसके अंदर कोई गलत ही बात है, ऐसे विषय नहीं है। लेकिन ऐसा है कि तुमको खुद का अगर ये सिद्ध करना था तो खुद की पार्टी बनाना था ना, काय के लिए इनके पीछे लग गए। और अजीत पवार अगर वो करते थे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं कि अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है कि अगर कोई आदमी अच्छे लोगों को सामने लेके और अच्छी तरह से, अरे केसीआर के जैसा आदमी तेलंगाना से आके वहां यहाँ लाख लाख लोग उनकी सभा ले सकता है। देयर इज ए वैक्यूम। महाराष्ट्र में इतना जबरदस्त वैक्यूम है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लोग बिल्कुल परेशान हैं क्योंकि शिवसेना के टुकड़े हो गए, राष्ट्रवादी वालों को 3.5 जिलों के ऊपर बाहर कोई पहचानता नहीं, कांग्रेस में सारे लोग नॉट रीचेबल है और भाजपा से टोटल नाराज है। तो भी करना क्या? तो उतने में तेलंगाना आ गए, केसीआर आ गए, अरे लाख लाख लोग उनके सभा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोग परेशान है। लोग बोलते हैं यार कोई तो सहारा मिले, कोई तो क्या बोलते डुबते को तिनके का सहारा उस तरीके से हो रहा है। अजीत भाई अगर यही काम जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं वही काम करते थे तो डेफिनेटली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इनको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता था। लेकिन यहाँ ही गलती कर गए और जिस तरीके से आज मीटिंगों में वो और बाकी के सारे लोग बोले, ये इसके कारण एक मैसेज गलत गया है लोगों में, ध्यान में रखिए। ये कोई विवेक जी क्या आपको भी लगता है कि मैसेज गलत गया हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि अब आप 83 साल की उम्र हो गई है? शरद पवार एक जमाने में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन सोनिया गांधी से अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र में कभी भी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए और 15 साल जो सरकार थी एनसीपी कांग्रेस की उसमें सेकंड फिडल ही प्ले किया। इस बात को आज अजीत पवार ने अपने भाषण में भी कहा कि जब हमारे पास कांग्रेस से ज्यादा एमएलए थे तब भी आपने सरकार नहीं बनी, अगर वो किया होता तो आज हमारी सरकार होती। तो शरद पवार की गलतियों, उनकी नीतियों पर अजीत पवार ने करारे हमले किए हैं और शरद पवार को एक तरीके से जिम्मेदार ठहराया है कि एनसीपी आगे नहीं बढ़ पाई। तो क्यों माने कि शरद पवार इतने बड़े नेता हैं? जी आशुतोष जी, ऐसा है कि शरद पवार ने पॉलिटिक्स में कितने दिन रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए, ये अजीत पवार का सवाल नहीं हो सकता, ये लोगों का सवाल होगा। मैं कंपैरिजन करूंगा अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन आज भी इस उम्र में हॉलीवुड में, बॉलीवुड में नंबर 1 है। आज भी उनको बहुत सारी फिल्में मिलती है क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं। तो अगर कल शाहरुख खान ये कहे कि भाई आप रिटायर हो जाओ, आप हमारे रास्ते में अड़ंगा बन गए हो, तो ये बात तो ठीक नहीं है। लोग अगर चाहते हैं अमिताभ बच्चन को देखना तो उनका तो जलवा रहेगा, उनकी चलती रहेगी। वैसे शरद पवार, लोग चाहते हैं कि नहीं शरद पवार को, ये सवाल है। अजीत पवार चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल नहीं है। इसके बाद मतलब ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि अजीत पवार को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार था। उन्होंने बात रखी और उन्होंने बहुत रीजनेबल बात भी रखी। उन्होंने ये कहा कि जब 2006 में एनसीपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली तब एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था। उनका कहने का मतलब वो अपनी तरफ ही, खुद की तरफ इशारा कर रहे थे। उस समय उनको चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया।
और वो 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कभी भी चीफ मिनिस्टर उनको बनने नहीं दिया गया और उसके लिए वो अपने चाचा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो एक तरह से बिल्कुल शरद पवार इसके लिए जिम्मेदार तो है ही, लेकिन उस समय के जो जो पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, शायद उन पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से वो नहीं हो रहा था। ये भी एक सच्चाई है जो शरद पवार की तरफ से जाती है। दूसरी बात ये है कि आज उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया, ये उनको जनता को तो बताना था, उसका मौका उनको मिलना जरूरी था, वो मिल गया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने 2014 से लेकर 2023 तक जो 3 बार शरद पवार बीजेपी के साथ जाने की एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसका उल्लेख किया है। 2014 में नितिन गडकरी के साथ मिलकर इसकी बातचीत हुई थी, ये उन्होंने बताया। 2017 की बात बताई, 2019 की बात बताई और पोर्टफोलियो एलोकेशन तक बात हो गई थी शरद पवार के रहते, इस तरह की बात भी उन्होंने बताई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच है या झूठ है पता नहीं, लग उन्होंने अगर ये कहा है तो शरद पवार ये कहे कि ये झूठ है या फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन बात तो उनकी सही है। जब आप उस एक्सरसाइज का पार्ट थे तो आपने एन वक्त पर उसमें से विड्रॉ कर लिया और आज आप ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो उस समय आपने ये कोशिश क्यों की? तो उस समय अजीत पवार का जो मौका था चीफ मिनिस्टर बनने का, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कई बार कहा है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है। तो आपने जो मूव्स किए और आपने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद अजीत पवार का चांस जो है वो उनके हाथ से निकलता गया। इसलिए उनको दुनिया को ये बताना, उनके इलेक्टोरेट को ये बताना जरूरी था कि शरद पवार के साथ में वो अलग क्यों हुए। वो उन्होंने बताया है, उसका जवाब शरद पवार जी को देना चाहिए कि आपने वो सब क्यों किया, 3 बार बीजेपी के साथ जाने के बाद आप वापस क्यों लौटे, ये उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द ओनर्स इज ऑन शरद पवार, ये बात सही है। लेकिन इसमें ये सारे प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है आशुतोष जी कि हम पिछले कुछ दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि जो ग्राउंडस्वेल है सपोर्ट का, वो महाविकास आघाड़ी की तरफ बन रहा है। तो क्या ऐसी क्या जल्दबाजी थी अजीत पवार की कि, और उनके साथ जो अजीत पवार को तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही है, तो उनको किसी भी हालत में बीजेपी के साथ जाना था, नहीं तो वो उनकी जगह जेल में होती, ये बात भी सच है। लेकिन जो बाकी लोग उनके साथ गए, वो क्यों गए हैं? क्या उनके खिलाफ भी जांच एजेंसियां लगी हुई थी, उनके पीछे भी लगी हुई थी? तो इतनी अच्छा, क्या वो जो सर्वेज हमने सुने हैं जिसमें ये कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी की स्थिति बहुत मजबूत है और कल इलेक्शन होता है तो महाविकास आघाड़ी जीतती है, इस तरह के जो सर्वेज आए हैं, तो क्या जो बाकी लोग अजीत पवार के साथ गए हैं उनको उस सर्वे की जानकारी नहीं है, उसके बावजूद वो अजीत पवार के साथ चले गए? अजीत पवार के साथ जाते तो सिर्फ वही लोग जाते जिनके खिलाफ एजेंसियां काम कर रही है, बाकी जो है वो क्यों गए? उनको ये ग्राउंड ट्रूथिंग नहीं है क्या? उनको ये ग्राउंड पे जो चल रहा है उसकी जानकारी नहीं क्या? उनको जानकारी है, फिर भी वो गए। इसका कारण क्या है? ये अपने आप में एक रहस्यमय बात है। अगर एमवीए की तरफ से बात चल रही है तो वो तो शरद पवार के साथ खड़े रहते, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो अजीत पवार के साथ चले गए, ये एक रहस्य है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।